हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये चैप्टर है, सरमन एट बनारस। सरमन का मीन क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। बनारस हम सभी जानते हैं। सरमन यानी कि उपदेश। अब उपदेश से समथिंग क्या हो सकता है, उसी के लिए आपको एक एक्टिविटी दे रखी होगी। आपके बुक के फ्रंट पेज पे ही सबसे पहले आपको एक्टिविटी दी है और वहाँ पे पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन किया गया है कि टॉक यानी कि बात करना वो सरमन से कितना डिफरेंट है। फिर दूसरा पूछा गया है कि लेक्चर भी देते हैं, हम किसी को लेक्चर सुनाते हैं तो वो भी क्या है, किससे डिफरेंट है, सरमन से वो डिफरेंट है या नहीं। और सरमन क्या होता है उसको समझने के लिए हमको एक क्वेश्चन दिया है, एक एक्टिविटी दी है जिसको हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग में दे रखा होगा बिफोर यू रीड, यानी कि चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, जिसको हम भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसको करने से हमें क्या होगा, हमें चैप्टर के अंदर काफ़ी ऐसी वर्कअप्स हैं वो भी समझने में आएंगी कि इनका मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ हमें पता चलेगा कि सरमन होता क्या है। तो एक क्वेश्चन किया गया है और पूछा गया है कि आपको या तो डिक्शनरी यूज़ करनी है या अपने टीचर से पूछना है। तो टीचर खुद आपके लिए हाजिर है और टीचर आपको बताएंगी। डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। ये जो कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे 2 से 3 उनको समझेंगे। क्या दे रखा है, व्हाट इज अ सरमन, कि सरमन क्या होता है। सेकंड पूछा गया है इज इट डिफरेंट फ्रॉम द लेक्चर और अ टॉक, ये क्या लेक्चर और टॉक से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। कैन यू दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज्ड इन द नेगेटिव वे और अ जोक, क्या आप इसको एक नेगेटिव वे में या फिर एक जोक की तरह कह सकते हैं। सरमन के लिए कहा गया है एज इज माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, जैसे मेरी मम्मी कहती है कि अपना काम टाइम पे करो और उसके लिए हमें सरमन देती है। तो सरमन का अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में समझे इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है उपदेश। उपदेश कैसा, जब हम किसी भी चीज के धर्म के संबंध में या किसी मॉरल चीज के संबंध में जब हम सामने वाले को कुछ कहते हैं या कुछ बताते हैं, उसको हम उपदेश कहते हैं। देखा होगा ना, जब कोई है ना बहुत ज्ञान वाली बातें करता है तो हम क्या कहते हैं, ज्यादा उपदेश मत दो। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी बात जो आप कैसे कह रहे हो, किसी मॉरल संबंध में या कोई रिलीजन से संबंधित, कुछ धर्म के संबंध में अगर आप कोई बात कहते हो तो उसे हम सरमन कहते हैं। ठीक है, तो सरमन हमको समझ में आ गया कि सरमन इसे कहते हैं। दूसरा है कि ये लेक्चर और टॉक से डिफरेंट है क्या, लेक्चर और टॉक से, तो लेक्चर और टॉक से बिल्कुल डिफरेंट है। पहले हम लेक्चर का मीनिंग समझते हैं कि लेक्चर मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज का व्याख्यान करना है, किसी भी चीज को आप बड़े रूप में अगर कहते हो उसे हम लेक्चर कहते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसा कोई सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके बारे में आप कुछ लोगों को बता रहे हो, उसे हम कहते हैं लेक्चर। जिसमें आप किसी को टीच कर रहे हो, किसी को, सामने वाले को समझा रहे हो उसको या पढ़ा रहे हो, उसे कहते हैं। जबकि सरमन क्या होता है, सरमन आप किसी मॉरल सब्जेक्ट होता है उसके संबंध में कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक। और टॉक क्या होता है, टॉक एक फॉर्मल टॉपिक होता है, फॉर्मल एक कोई भी सब्जेक्ट होता है जिसपे आप बात करते हो। जैसे आपने किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड बात कर ली, जैसे आपने कहा कल मैं मूवी देखने गए था, तो मूवी देखने गए थे तो उसके संबंध में आप जो भी बात कर रहे हो वो क्या है, एक फॉर्मल टॉपिक है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसपे आप कभी भी कुछ भी बात कर सकते हो। लेक्चर में क्या होता है, आप किसी सामने वाले को किसी चीज को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, उसे कहा जाता है। और सरमन जो एक मॉरल होगा, नैतिक रूप से होगा, किन चीजों को करना है, धर्म के संबंध में होगा, उसे हम सरमन कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये जो वर्ड है ये कभी जोक या नेगेटिव तरीके से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब होगा ऐसा, जब ये सरमन जो है, जो भी आप बात कह रहे हो, अगर आप वो चीज किसी को रिपीटेडली सेम पर्सन को कहते हो तो वो फिर क्या बन जाता है, एक जोक बन जाता है या फिर नेगेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मम्मी, यानी यहाँ पे मम्मी का एग्जांपल दिया है कि अगर मम्मी आपको कहती है कि अपना काम टाइम पे करो, अपना काम टाइम पे करो, तो एक बार कहा वो हो गया सरमन। लेकिन अगर वही बात बार बार रिपीट हो रही है और बार बार आप ही को कही जा रही है, यानी कि सेम पर्सन को बार बार वही बात रिपीटेडली कही जाती है, बार बार कही जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एज अ जोक लेने लग जाते हैं। फिर वो हमारे लिए एक नेगेटिव चीज हो जाती है, फिर वो सरमन नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको जो गौतम बुद्धा हैं, ये गौतम बुद्धा हैं, ये सरमन करते हैं बनारस में, और वहीं का एक आपको एक घटना हुई थी, वही घटना आपको बताई जाएगी कि वहाँ ऐसा क्या हुआ था, उन्होंने किस तरह से एक उपदेश दिया था जिसकी वजह से उनको इतना आध्यात्म के संबंध में बहुत कहा जाता है कि उनका ज्ञान बहुत उच्च लेवल पर है। ठीक है, तो इस तरह से गौतम बुद्ध जो हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कहा है कि ये क्वेश्चन के आंसर्स है कि रिलीजियस, जब भी आप किसी धर्म के संबंध में या मॉरल सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर आप किसी को बताते हैं, कुछ की चीजें समझाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सरमन कहते हैं। फॉर्मल स्पीच में अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बात करते हो तो उसे टॉक कहते हैं। और जब आप किसी ग्रुप को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, लेक्चर कहते हैं। यस,
It can be used in a negative way and as a joke when some piece of advice is given repeatedly and by the same person. जब आप किसी सेम पर्सन को एक ही बात बार बार बोलते हो तो वो नेगेटिव या फिर जोक के रूप में हो जाती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था कि आपको कहा गया है कि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेज गिवन इन द बॉक्स। आपको कुछ गिवन इन द बॉक्स में कुछ दे रखे हैं और उनके आपसे मीनिंग पूछे गए हैं कि इनका मीनिंग क्या है। क्यों? क्योंकि ये ही सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको विद इन चैप्टर में भी दिखेंगे, तो इनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। पहला चीज है एप्लीकेटेड विथ। एप्लीकेटेड विथ मीन्स होता है किसी चीज के साथ घटित होना, ठीक है, किसी चीज का साथ में होके किसी चीज को करना, वो होता है एप्लीकेट, या किसी से आप प्रभावित हो जाते हो उसको कहते हैं। बी कंपोज्ड। बी कंपोज मीन्स होता है किसी चीज के लिए आपको शांत रहना या काम रहना, बिल्कुल शांत होकर रहना, उसको हम बी कंपोज कहते हैं। नेक्स्ट है डीसोलिटेशन। डीसोलिटेशन का मीनिंग होता है जब कोई अकेला रह जाता है, ना खुश रहता है, उदास रहता है, उसे हम डीसोलिटेशन कहते हैं। सोल मतलब कहते हैं ना मेरी सोल, आत्मा, तो डीसोलिटेशन यानी कि जो अकेला हो उसके लिए। लैम्टेशंस। लैम्टेशंस मीन्स होता है कभी जब हम किसी दुख में बहुत जोर जोर से रोते हुए विलाप करते हैं उसको हम कहते हैं लैमेंटेशंस। नेक्स्ट है प्रोक्योर। प्रोक्योर मीनिंग होता है किसी चीज को आपको संभाल के रखना, किसी चीज का ध्यान रखना, उसे कहते हैं। बी सब्जेक्ट टू। बी सब्जेक्ट टू मीन्स होता है किसी चीज को कंट्रोल में रखना, आप किसी चीज को कंट्रोल में अपने वश में रखना चाहते हो, उसे हम बी कंट्रोल कहते हैं। अब इनको थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझ लो। एप्लीकेट मतलब होता है कि कॉज, ऐसा कारण, somebody टू सफर पेन, जब कोई किसी चीज से, किसी दर्द से गुजरता है उसको हम कहते हैं एफ्लिकेट, यानी ये इससे ग्रसित है या इस चीज से वो एफ्लिकेट है, प्रभावित है। नेक्स्ट है बी कंपोज। हमने समझा था कि काम, जब कोई शांत रहता है उसके लिए कहा जाता है। डीसोलिटेशन जब लोनली हो, अनहैप्पी हो, उसे कहा जाता है। लैम्टेशन जब हम बहुत ज्यादा दुख वाला एक्सप्रेशन देते हैं, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, और जब हम दुख वाला एक्सप्रेशन देते हैं, रोते हुए विलाप करते हैं, उसको हम लैम्टेशंस कहते हैं। प्रोक्योर मीन्स कि टू ऑब्टेन विथ एफर्ट, जब हम बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, एफर्ट डालते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोक्योर। बी सब्जेक्ट टू कंट्रोल बाय, किसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उसे हम बी सब्जेक्ट टू कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन एक और आपसे पूछा गया है, हैव यू हर्ड द sermon ऑन द माउंट। आपने कभी माउंट में यानी पर्वतों पे कभी देखा है सरमन को, मतलब सरमन के बारे में कभी सुना है? तो बिल्कुल हमने सुना है। एंड हु डिलीवर्ड इट, और किसने उसे डिलीवर्ड किया था। एंड हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन एट बनारस, और आपका क्या मानना है कि किसने बनारस में सरमन दिया था। तो यहाँ पर हमें पहले ही पता है कि बनारस में गौतम बुद्धा ने जो है सरमन दिया था, और यहाँ पर पूछा गया है कि आपने कभी सुना है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो हमें यस या नो के साथ अपना आंसर स्टार्ट करना होता है। सुना है तो यस, यस आई हैव हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट। एंड हु डिलीवर्ड इट, तो इट वॉज एन एथिकल डिस्कोर्स गिवन बाय द जीसस एंड द रिकॉर्डेड इन मैथ्यू, यानी मैथ्यू और जीसस के द्वारा बताया गया है कि उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बताया गया है कि उन्होंने सबसे पहले वहां पर सरमन किया था, उपदेश दिया था। और लॉर्ड बुद्धा जो है उन्होंने डिलीवर्ड किया था सरमन एट बनारस में। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके एक्टिविटी बेस पे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत अच्छा भी है और हमको मैसेज भी देके जाएगा एक अच्छा वाला। ठीक है, तो कहा जाता है कि गौतम बुद्धा हम सभी जानते हैं। ठीक है, गौतम बुद्धा के लिए कहा गया है कि गौतम बुद्धा, उनका टाइम पीरियड बताया है 563 BC से 483 BC। BC का मीनिंग क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी 563 से 483 बिफोर क्राइस्ट के टाइम पे बताया गया है कि बिगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्धा का नाम क्या था? वो राजकुमार थे, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि उनका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ गौतम नाम था। बाद में उनका नाम बुद्धा पड़ा, वो बुद्धा क्यों रहा उसके बारे में भी समझेंगे। इन नॉर्थन इंडिया के थे। एट 12 मतलब जब 12 साल के थे वो, ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess। और 12 ईयर की एज में उनको कहाँ भेज दिया गया था? स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था। और वो वहां पर उन्हें क्या पढ़ना था? वहां पर उन्होंने हिंदू सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र। ठीक है, पवित्र स्क्रिप्चर्स होता है धर्म ग्रंथ। ठीक है,
पवित्र धर्म ग्रंथ के वहां पे उनको पढ़ने के लिए 12 ईयर की एज में भेज दिया गया था। और 4 इयर्स के बाद जब वो आए थे, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। और जब वो घर आए थे, जब 4 साल के बाद जब वो पढ़कर आए, स्कूलिंग करके आए पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ को, उसके बाद उनकी शादी करवा दी गई थी प्रिंसेस से, राजकुमारी से। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बेफिटेटेड रॉयल्टी। और वो 10 साल तक उनका एक बेटा था, और 10 साल तक उन्होंने कैसा जीवन जिया था? रॉयल्टी मतलब कि बहुत ही राजपाट के साथ बहुत ज्यादा आरामदायक वाली जिंदगी जो थी उन्होंने जी थी। एट अबाउट फ्रॉम द एज ऑफ द 25, जब वो 25 के हो गए थे, तब क्या हुआ? द प्रिंस हेयर टू फॉर शील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब वो 25 साल के हो गए थे, तब तक उनको उनके घर वालों ने कहाँ रखा था? दुख से, जो दुख होते हैं संसार के, जो दुख है उनसे उनको बचा के रखा था। तो यहाँ पे देयर फॉर शील्ड मतलब उनको क्या कर रखा था? शील्ड मीन्स कि बचा के रखा था, किससे? सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड में जो भी दुख चल रहे हैं, सफरिंग यानी जो भी लोग सरवाइव करते हैं, जो भी दुख होते हैं, उन सभी से 25 एज तक उनके घर वालों ने उसे दूर रखा था, क्योंकि वो प्रिंस थे और वो उन्होंने बहुत ही अच्छा जीवन जो है राजपाट वाला जीवन वो जी रहे थे। फिर क्या हुआ? वाइल आउट हंटिंग द एज चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। जब वो शिकार के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा? उनके सामने अचानक से क्या हो गया? चांस्ड अपॉन मीन्स कि अचानक से, ठीक है, अचानक से क्या हुआ? उन्होंने एक सिक मैन, एक बीमार आदमी देखा, क्योंकि इससे पहले वो राजकुमार थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि बीमार होना क्या है, हर चीज की उनको सहूलियत मिली हुई थी। तो उन्होंने एकदम से जब वो शिकार करने गए तो उन्हें एक बीमार आदमी दिखा। देन एन एज्ड मैन, फिर उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। देन ऑफ अ फर्नल प्रोसेशन, प्रोसेशन मीन्स क्या होता है? अंतिम यात्रा, जब अंतिम संस्कार की जो यात्रा निकलती है उसे कहा जाता है फर्नल प्रोसेशंस, मीन्स अंतिम संस्कार यात्रा। ठीक है। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर अलार्म्स, और लास्ट में उन्होंने क्या देखा? एक भिखारी आदमी, जो भिखारी था वो एक सन्यासी भिखारी जो है वो भीख मांग रहा था। तो इस तरह से उन्होंने ये थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी देखी जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। जब उन्होंने ये सारा देखा तो उनका मन परिवर्तन होने लगा। उन्हें लगा कि संसार में बहुत सारे दुख हैं और मैं इतनी शानो शौकत से आराम से अपने राज्य में बैठा हूं। नेक्स्ट क्या होता है? These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment। अब उन्होंने क्या किया? ये जो these sights, ये जो दृश्य देखे थे उन्होंने, sights मीन्स होता है जो उन्होंने दृश्य देखे थे, so moved him, उनको मूव करने में उनको ये लगा कि जो मैंने दृश्य देखे हैं, तो उससे क्या हुआ? उनका जो मन है उनका मूव कर गया कहाँ पर? कि मैं जो हूँ once went out into the world, कि मैं वर्ल्ड में जाऊंगा, मैं संसार में बाहर निकलूंगा और सीख करूंगा क्या? एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट क्या होता है? एक ऐसा अध्ययन, क्या जिसे कहते हैं आध्यात्म मीन्स कि बहुत ज्यादा ज्ञान की जो उच्च सीमा होती है, वैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वो, कि मुझे ऐसा आध्यात्म प्राप्त करना है ताकि मैं सामने वालों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, उनको उनके सॉल्यूशन दे सकूं। जो लोग इतने ज़्यादा ट्रबल में होते हैं, मैं अपने ज्ञान के द्वारा उनको सहूलियत दूं, उनकी परेशानियों को दूर करूं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? वो आध्यात्म पढ़ने के लिए घर से निकल गए। कंसर्निंग इन द सोरो ही हैड बिजनेस, और ये सारी चीजें कंसर्न हुई, ये सारी चीजें उनको कैसे हुई? जब उन्होंने ये सारा दृश्य देखा था जिसके वो खुद क्या थे? विटनेस थे। वो खुद ही उस चीज को देखा था, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने खुद ने देखी थी। और फिर तब उन्होंने महसूस किया कि मुझे अब इस वर्ल्ड में बाहर निकलना है, मुझे अपने राज्य को छोड़ के बाहर जाना है, और मुझे क्या लेना है? एनलाइटमेंट लेना है, एक आध्यात्म अध्ययन लेना है, जिससे मैं लोगों को उनकी प्रॉब्लम को है जो वो सॉल्व कर सकूं। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। वो बहुत टाइम तक यहाँ wandered मीन्स होता है इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे। ठीक है, ठीक है, भटकते रहे 7 years तक, और फाइनली वो क्या किया? उन्होंने एक पीपल का ट्री था, वहां जाके वो बैठ गए। Where he vowed to stay until enlightenment came, और फिर वहां पर वो तब तक तपस्या करने लगे, तब तक उन्होंने ध्यान किया जब तक कि उनको आध्यात्म का ज्ञान नहीं मिल जाता, तब तक उन्होंने
4 साल तो वो यहाँ वहाँ भटकते रहे, उन्होंने हर चीज़ को देखा, कैसे कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने घूमते घूमते देखी। फिर लास्ट में उन्होंने एक पीपल ट्री था, वहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या की, और कितने टाइम तक की, उन्होंने वहाँ पर रहे और वहाँ पर उन्होंने तब तक बैठे रहे जब तक कि उनको आध्यात्म का ज्ञान ना हो जाए, तब तक वहाँ बैठे रहे। एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, और 7 दिन के बाद उनको आध्यात्म की ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एंड ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उस ट्री जो पीपल का ट्री था उस ट्री का नाम पड़ गया बोधि ट्री। तो पूछा जा सकता है कि बोधि ट्री कौन सा ट्री होता है, तो पीपल ट्री, या पीपल ट्री का नाम जो है बाद में क्या रखा गया था, तो बोधि ट्री। बोधि मतलब कि बुद्धि, बुद्धि वाला ट्री, यानी जहां पर ज्ञान की कमी नहीं हो ऐसा ट्री उन्हें कहा गया। तो इस टाइप से वो ट्री के नीचे तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे, और तब तक उन्होंने ध्यान किया जब तक उनको आध्यात्म के प्राप्ति नहीं होगी, आध्यात्म के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उन्होंने वहां पर बैठ के तपस्या की। और उसे कहा जाता है ट्री ऑफ विजडम, यानी कि ऐसा ट्री जिसमें बुद्धि हो, विजडम मीन्स बुद्धि। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और वहां पर उन्होंने नया ज्ञान जो है वो लोगों को पढ़ाना शुरू किया, और लोगों को अपनी नई अंडरस्टैंडिंग बताई कि नई सोच क्या है, कैसे आपको किसी भी चीज का अगर दुख होता है तो उसे आपको कैसे बाहर निकलना है। तो इस सभी को, इसी सारे ज्ञान को हम क्या कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज अ बुद्धा, और उस पॉइंट पर उनका नाम पड़ गया था बुद्धा। बुद्धा यानी कि जो हर एक चीज को जानता हो, ज्ञानी हो, जिसे कहते हैं द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, यानी कि ऐसा जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जागृत हो और साथ ही साथ उसे आध्यात्म का ज्ञान हो, ऐसे को ही हम क्या कहते हैं, बुद्धा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस। बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश दिया था, पहला जो उन्होंने sermon दिया था, उपदेश यानी कि जब उन्होंने धर्म के बारे में या जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उनके बारे में जब उन्होंने बताया था, तो वो बताया था उन्होंने बनारस में। और बनारस कहाँ है, द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगास, और वो कहाँ पर बैठे थे, वो जहाँ पर गंगा नदी है, जहाँ पर डीपिंग यानी जहाँ कहा जाता है कि वो पवित्र नदी है और डुबकी मारते हैं, वहाँ पर नहाते हैं और सभी के पाप धुल जाते, तो वो पवित्र जगह जो थी गंगा, वहीं पर उन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था। दैट सेरेमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, और वहीं पर वो सेरेमन जो है दिया गया था लोगों को, जितने भी वहां पे लोग आए थे। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है, प्रभावित करता है कि बुद्धा ने जो ज्ञान दिया है उसके बारे में एक आपको काइंड ऑफ सफरिंग, एक अलग टाइप का एक दुख है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, वो और एक वो घटना जो घटित हुई थी उसके बारे में बताया जाएगा। तो वो एक घटना क्या घटित हुई थी, उन्होंने अपने उपदेश के टाइम पे ऐसा क्या चीज हुआ था वो हमको बताया गया है, जिससे हम प्रभावित हों और हमें भी वो चीजें समझ में आए। तो क्या थी, इस तरह से सेरेमन होता था। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है उस सेरेमन की, कि उस सेरेमन के टाइम पे कौन सी एक घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से हम रिफ्लेक्ट हुए हैं, हम प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ द कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंस, द बॉय इज डेड। कीसा गौतमी नाम की एक लेडी थी, उनका एक ही बेटा था, और एक बेटा जो था वो मर चुका था, वो डेड हो गया था। अब वो डेड हो गया था, तो उसके दुख में वो क्या कर रही थी, वो अपने बेटे को लेके, जो डेड हो चुका था उसे लेके चाइल्ड को जा रही थी हर पड़ोसी के पास, और क्या पूछ रही थी उनसे, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कह रही थी कि भी मुझे उसके लिए दवाई दे दो, मेरे बच्चे के लिए दवाई दे दो। एंड द पीपल सेड, और लोग क्या कह रहे थे कि उसने क्या कर लिया है, अपना संतुलन जो है, अपना सेंस जो है, अपनी सोचने की शक्ति है वो खो दी है, क्योंकि उसका बेटा तो क्या हो चुका था, डेड हो चुका था, और वो क्या मांग रही थी, मेडिसिन मांग रही थी। और वो मेडिसिन मांग रही थी, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो दुख में है और वो मेडिसिन मांग रही है, जबकि उसका बेटा डेड हो चुका है। तो डेड पर्सन को आप किसी भी मेडिसिन के साथ वापस जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन वो दुख में इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। एट लेंथ कीसा गौतमी met a man who replied to her request, I cannot give thee medicine for the child, but I know the physician who can। बहुत टाइम तक घूमती रही, लेंथ मतलब काफी टाइम हो गया, तो उसे एक मैन मिलता है, वो कहता है मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ, मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ये कर सकता है। तो उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक फिजिशियन जानता हूँ, ऐसा व्यक्ति जानता हूँ जो आपकी कुछ हेल्प कर सकता है।
तो एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर, उसने कहा कि हाँ जी बताओ मुझे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताओ वो कौन है, हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड, तो मैन ने कहा, उस आदमी ने कहा, गो टू सक्या मुनि द बुद्धा, उसने कहा कि सक्या मुनि बुद्धा के पास जाइए, इस तरह से उसने कहा। कीसा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। तो कीसा गौतमी जो थी, रिपेयर्ड यानी कि वैसे होता है, रिपेयर्ड मतलब कि कुछ चीज को बनाना या ठीक करना, यहाँ पर रिपेयर्ड का मतलब है कि जो कीसा गौतमी थी वो गई, कहाँ गई, बुद्धा के पास गई और वहां रोने लगी और कहने लगी कि लॉर्ड, हे भगवान, हे मेरे मास्टर, आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो, विल दैट क्योर माय बॉय, ताकि मैं अपने बच्चे को जो बच्चा जो है उसको ठीक कर सकूं, मेरे बेटे को मैं ठीक कर सकूं। इस तरह से वो बुद्धा के सामने रोने लगी। अब आगे क्या हुआ, द बुद्धा आंसर, तो बुद्धा ने आंसर दिया उन्होंने कहा, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे क्या चाहिए, एक मुट्ठी जो सरसों के बीज होते हैं वो चाहिए। तो कीसा गौतमी ने सुना तो उसे लगा कि अच्छा ये चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट द बुद्धा एडेड, तो उसने, गर्ल ने कहा, यानी वो कीसा गौतमी ने कहा, जैसे ही उसने ये सुना तो वो खुशी के साथ कहने लगी कि हाँ मैं इसको प्रोक्योर कर दूंगी। प्रोक्योर अभी भी हमने समझा था, प्रोक्योर मीन्स जब हम कोई चीज हार्ड वर्क के साथ कोई चीज करते, तो उसने कहा कि मैं जी जान लगा दूंगी, मैं कैसे भी करके ये ले आऊंगी। लेकिन फिर बुद्धा ने क्या करा, बुद्धा ने एडिट किया, उसी बात में एक और चीज ऐड की, उसने ऐड किया द मस्टर्ड सीड जो है मस्ट बी टेकन फ्रॉम, जो मस्टर्ड सीड है, जो आप सरसों के बीज लेके आओगे, वो कहाँ होने चाहिए, ऐसे घर के होने चाहिए, वहां से लेके आओगी आप, उस घर से लेके आओगी वेयर, जहां पर नो वन हैज लॉस्ट, जहां पर किसी ने भी क्या नहीं लॉस्ट किया हो, अपना बच्चा, अपना हस्बैंड, अपने पेरेंट्स और अपना फ्रेंड। ऐसे घर से तुमको मस्टर्ड सीड लेके आना है जहां पे ना तो किसी ने अपना बच्चा खोया हो, ना माँ खोई हो, ना फ्रेंड खोया हो, ना रिलेटिव खोया हो, ऐसा आपको घर चाहिए। तो उसने इस तरह से कहा। अब कीसा गौतमी तो कुछ सोचने समझने की शक्ति में ही नहीं थी, उसे लगा ठीक है। तो पुअर केसा, यानी कि बेचारी कीसा गौतमी जो है, उसने क्या किया, नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो फिर से हाउस टू हाउस जाने लगी, हर घर घर में जाने लगी। एंड द पीपल पिटेड हर, और जो बाकी के जो लोग थे जिन जिन घरों में जा रही थी, वो उसको देख के बहुत दुख वाला महसूस कर रहे थे। पिटेड मीन्स यानी कि वो दुखी थे उसकी स्टोरी को सुन के। पिटेड हर एंड सेड हियर इज द मस्टर्ड सीड, उन्होंने जैसे ही, यानी जहां भी जा रहे थे तो उनको जैसे ही उसने कहा कि सरसों के बीज दे दो, तो जैसे ही सरसों के बीज दिए तो जिस भी घर में जा रहे थे तो वो दे रहे थे, तो उन्होंने दे दिया, टेक इट, दे दिया। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन फिर उसने दूसरी बात पूछी, क्योंकि बुद्धा जी ने ऐड किया था एक और चीज कि तुम्हें क्या करना है, ऐसे घर से लाना है जहां पे कभी भी किसी ने कोई अपना बच्चा, पापा, पेरेंट्स या रिलेटिव कोई नहीं खोया हो, फ्रेंड नहीं खोया हो। तो वो जैसे ही उसने फिर पूछा, डिड अ सन, डॉटर, फादर और मदर, क्या आपने कभी जो है कोई बेटा, बेटी, पापा, मम्मी डाई इन योर फैमिली, क्या कोई आपकी फैमिली में कभी किसी की डेथ हुई है, ऐसे उसने क्वेश्चन किया। दे आंसर्ड हर, तो वहां से जिन लोगों से उसने लिया, जिन्होंने उसको मस्टर्ड सीड दिया, तो उन्होंने आंसर दिया अलास, यानी दुख के साथ उन्होंने कहा, द लिविंग आर फ्यू, यानी जिंदा तो कुछ ही लोग हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जो मर चुके हैं वो बहुत हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, जिंदा तो हम कुछ ही लोग हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ ऑल द डीपेस्ट ग्रीफ, और आप हमको जो है उनके बारे में याद दिला के हमको दुख में मत डालो। ग्रीफ मीन्स होता है दुख में, और डीपेस्ट मीन्स की गहरे दुख में, ठीक है, गहरे दुख में मत डालो। जैसे ही आप मतलब ये बोल रहे हो तो हमको उनकी याद आ रही है और उससे हम और ज्यादा दुख में चले जाएंगे, तो ये चीज नहीं करो। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और वहां पर ऐसा कोई भी हाउस नहीं था जहां पर कोई जो है किसी ने किसी को खोया ना हो। ऐसा कोई भी घर नहीं है, चाहे आज के टाइम पे भी आप देख लो, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको जहां पर किसी की कभी डेथ नहीं हुई हो, किसी का कोई ना कोई समवन जो है वो लॉस्ट हुआ होगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन बुद्धा ने उसे डायरेक्टली वो चीज ना समझाते हुए उससे ऐसी चीज मांग ली कि वो जिसको पूरा ही नहीं कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब कीसा गौतमी क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा वेरी हो गई थी, यानी कि थक चुकी थी, वो घर घर जाकर थक गई थी। एंड होपलेस, और आशा से भी रहित हो गई थी, अब उसको आशा भी नहीं थी, निराश हो गई थी। एंड सेट डाउन
एट दी वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी। और वो एक सड़क के किनारे जाके बैठ गई और बैठ के क्या देखने लगी, सिटी की जो लाइट्स हैं उन्हें देखने लगी। अब वो लाइट क्या कर रही थी, लाइट्स जो है वो क्या कर रही थी, फ्लिकर्ड। फ्लिकर्ड मीन्स होता है टिमटिमाना, लाइट जो है वो टिमटिमा रही थी। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और एक्सटिंग्विश्ड मीन्स होता है बुझ गई, ठीक है, बुझना, ओके, बुझ गई नहीं, बुझना लिख दो, ठीक है। तो जैसे ही वो रोड के साइड पे बैठ के जब लाइट्स को देख रही, तो लाइट क्या कर रही थी, फ्लिकर्ड हो रही थी, टिमटिमा रही थी और फिर बुझ रही थी, ऐसा बार बार उन्होंने देखा। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजेंट एवरीवेयर, और लास्ट में क्या हुआ, पूरे ही जगह में, पूरे ही शहर में क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था, सभी जगह डार्कनेस हो गई थी नाइट में, रिजेंट एवरीवेयर यानी कि हर जगह जो है अंधेरा फैल चुका था। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और तब उसने कंसिडर किया कि एक आदमी जो है वो फेट होता है, यानी कि आदमी का जो है ये नश्वर चीज है, ये कभी भी एक जैसा नहीं होता है। तब उसको समझ में आया कि हम जो मनुष्य हैं वो क्या हैं, फेट हैं। दैट देयर लीव्स जो है फ्लिकर्ड अप एंड द एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जो जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य भी क्या है, इस तरह से ही है जैसे एक लाइट है कि वो भी क्या करते हैं, फ्लिकर्ड होते हैं, टिमटिमाते हैं और अंत में क्या हो जाते हैं, एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, यानी कि डेथ हो जाती है। जैसे हम किसी पर्सन के लिए कहते हैं, जब बच्चा होता है, बॉर्न होता है, बॉर्न होने के बाद क्या होता है, फिक्स होता है कि बॉर्न हुआ है तो डेथ भी होगा ही, उसकी डेथ जरूर होगी, लेकिन वो कब होगी, कैसे होगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये सत्य है कि ये होगा। तो यही चीज उसको अब समझ में आई जो उसे पहले नहीं समझ में आ रही थी। उसको ये समझना चाहिए था कि मेरा बेटा डेड हो चुका है, तो फिर से वो अलाइव नहीं हो सकता है, जिंदा नहीं हो सकता है, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन गौतम बुद्धा ने जो है उनको एक अलग तरीके से समझाया, तो वो क्या हुआ, अब आगे उसने शी थॉट ऑफ टू हरसेल्फ, फिर उसने अपने आप से सोचना शुरू किया। और क्या सोचा, हाउ सेल्फिश आम, कि मैं कितनी सेल्फिश हूं, इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, कितनी ज्यादा मतलबी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ जो होती है, मृत्यु जो होती है वो सबके लिए कॉमन है, वो सबको होगी। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलिटेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। उन्होंने कहा कि डेथ तो क्या है, कॉमन है, और इस वैली में, यदि इस वैली में अगर हम आते हैं तो हमारे साथ क्या है, हम इस वैली यानी कि इस जगह पर अगर हम आए हैं, दुनिया में अगर हम आए हैं, तो डिसोलिटेशन का हमने मीनिंग समझा था कि वेरी अनहैप्पी, ठीक है, वेरी अनहैप्पी जो है, देयर इज अ पाथ, इस रास्ते में सबसे अनहैप्पी वाला जो पाथ है, रास्ता है, वो क्या है कि हमको क्या करना होता है, हम लीड्स करते हैं मानवता की ओर, इमोरलिटी यानी कि मानवता की ओर। हमें क्या करना है, इस दुनिया में अगर हमको रहना है तो हमें अपनी मानवता के संबंध में कहना चाहिए कि हमें अपनी क्या करनी चाहिए, सेल्फिशनेस को सरेंडर करना चाहिए। हमारी जो सेल्फिशनेस है वो हमें यहाँ पर छोड़ के जानी है, क्योंकि हर कोई इंसान जो है उसका कभी ना कभी अंत होगा। और हम अगर ये कहते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरी है, ये मेरा घर है, ये मेरी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेल्फिश हो आप। तो इस सेल्फिशनेस को हमें छोड़ के मानवता की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वही रास्ता जो है हमें आगे की ओर ले जाएगा, बजाय कि हम क्या करें, अपने में ही खोए रहें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी ना कभी मृत्यु होगी, तो ऐसे काम करें जिससे हम आगे जाने जाएं, बजाय कि हम मेरा मेरा करते रहें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस संसार में क्या है, ऐसा चीज है जो सेल्फिशनेस अगर जो है वो आप सरेंडर कर दोगे तो आप मानवता के इस रास्ते में आगे की तरफ जा पाओगे, अदरवाइज आप क्या रहोगे, डिसोल्टेशन रहोगे, अनहैप्पी रहोगे। द बुद्धा सेड, अब बुद्धा ने कहा, द लाइफ इज अ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बुद्धा कहते हैं कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो मॉर्टल मीन्स होता है कि नश्वर, कभी ना कभी समाप्त तो होने वाला जो जीवन है, नश्वर प्राणी है, ठीक है। मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर प्राणी है इस वर्ल्ड में, इस संसार में, जिनके क्या है, जिनके पास बहुत सारे परेशानियां हैं, और साथ में क्या है, जीवन जो है ब्रीफ है, यानी कि संक्षिप्त है, ठीक है। ये परेशानियां जो हैं इंसान की, वो भी परेशानियां आएंगी, और ये जो जीवन है ये बहुत ही छोटा है, संक्षिप्त है, और इनमें क्या होगा, कंबाइंड विथ पेन, और इनके साथ क्या रहता है, हमेशा दर्द रहता है। आपने कभी किसी इंसान को खुश देखा है, हमेशा, मतलब कभी ऐसा नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हमेशा खुश रहता होगा, उसके साथ परेशानियां होंगी। तो परेशानियां, ट्रबल, जितना भी पेन है वो आपका कंबाइंड होता है, सुख दुख जो है वो साथ में आते हैं।
तो ये कहा गया है कि इंसान के अंदर ये जो है ये कॉम्बिनेशन है फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। तो इस चीज का ये मतलब नहीं है कि अगर आपका जन्म होता है तो आप डेथ को अवॉइड कर दोगे, तो अवॉइड नहीं होगी। अगर जन्म हुआ है तो डेथ जो है, मृत्यु जो है वो भी आएगी, बस सबका समय जो है वो अलग अलग होता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारी डेथ हो जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। और कहा जाता है कि जैसे नेचर में भी अगर एक फ्रूट जो है वो जब पक जाता है और पकने के बाद जब वो गिरता है तो वो भी क्या होता है, डेंजर में होता है, उसकी लाइफ भी क्या होती है, डेंजर होती है। क्यों? क्योंकि जब तक फ्रूट कच्चा है वो ट्री पर रहता है, नेचर में रहता है, लेकिन जैसे ही वो पक जाता है और पक के नीचे गिरता है तो उसकी लाइफ भी क्या है, डेंजर है, क्योंकि हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको खा लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो एक फ्रूट एक नेचर के लिए भी कहा गया है कि उसकी लाइफ भी क्या है, फिक्स नहीं है, तो हमारी तो क्या ही होगी। तो कहते हैं कि एक राइप फ्रूट, जब एक पका हुआ फ्रूट जो है अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे ही वो गिरता है तब भी वो डेंजर होता है। सो मॉर्टल्स यानी कि नश्वर प्राणी जो है व्हेन जब बॉर्न होता है आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो जब एक नश्वर प्राणी यानी कि हम जैसे प्राणी जो कभी ना कभी नश्वर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो जब अगर हमारा बॉर्न होता है तो हमारा डेंजर वाला जो डेथ है वो भी डेंजर वाला वो भी जरूर आएगा, यानी हमारा मरना भी निश्चित है और ये जरूर है। As all earthenal vessels made by the potter and in begin broken। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर एक अर्थन मीन्स होता है अर्थन वेसल, मिट्टी के बर्तन। कहते हैं कि अगर मिट्टी के बर्तन जो है वो भी क्या करते हैं, जब पॉटर के द्वारा बनाया जाता है, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम पॉटर कहते हैं, तो जब मिट्टी का बर्तन बनाने वाला जो पॉटर होता है जब उसको बनाता है तो वो भी क्या होता है, कभी ना कभी गिर के टूट जाता है, तो उसकी भी लाइफ समझो समाप्त है। तो एक मिट्टी के बर्तन की लाइफ समाप्त हो सकती है, एक राइप फ्रूट की लाइफ जो है वो भी डेंजर में है। हम अगर जन्म लेते हैं तो हमारी भी डेथ कभी ना कभी होगी ही। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, तो लाइफ क्या है, नश्वर प्राणी है, यानी कभी भी उसका नाश हो सकता है, कभी वो चीज समाप्त हो सकती है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सभी का जो है मृत्यु निश्चित है। बोथ दोज हु आर फूल एंड दोज हु आर वाइज, चाहे आप कितने बुद्धिमान हो चाहे आप कितने मूर्ख हो, ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान लोगों को मृत्यु नहीं आएगी, बुद्धिमान हो, फूल हो, राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, भिखारी हो, हर किसी की मृत्यु जो है वो फिक्स्ड है, तो वो होगी ही। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। और ये सारी की सारी पावर जो है वो डेथ के पास है, और यहां पर कहा जाता है कि डेथ होना निश्चित है, ये आप इसे नहीं टाल सकते हो, चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप फूल हो, चाहे आप वाइस हो, बुद्धिमान हो, आप कुछ भी हो, डेथ जो है वो कभी नहीं टलेगी, वो होगी ही होगी। ठीक है, तो ये बुद्धा ने जो है अपने सेरेमन में कहा। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धा ने डेथ के संबंध में क्या बताया है, या उनका मृत्यु के संबंध में उन्होंने क्या उपदेश दिया। तो आप इससे रिलेटेड आप अपनी एक दो स्टोरी लिख सकते हो कि जैसे आपने या फिर बुद्धा जो है वो कंपेयर करवा दे, क्वेश्चन आ जाए कि उन्होंने कैसे कंपेयर किया है हमारी ह्यूमन लाइफ को बाकी की चीज़ों से, नेचर से। तो आप बता सकते हो जैसे अर्थन वेसल्स है वो भी अगर पॉटर बनाते हैं तो वो भी कभी ना कभी बीइंग ब्रोकन हो सकते हैं। ऐसे ही आप ड्राई फ्रूट्स का एक एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ। और कहा जाता है कि जब किसी को मृत्यु आ जाती है, ओवरकम दोज हु की यानी जो, ओवरकम बाय डेथ यानी जब वो किसी की मृत्यु हो जाती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ यानी लाइफ से जब वो चले जाते हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो उसको कौन नहीं कर सकता है, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। तो पापा भी अपने बेटे को नहीं बचा सकते, अगर मृत्यु आनी होती है तो वो आनी होती है। एक पिता भी अपने बेटे को, ऐसा नहीं है कि पिता के पास पावर है वो अपने बेटे को बचा ले, नहीं है वो पावर। ठीक है, नॉर किसन मैन देयर रिलेशन, और ना ही किसन मैन होता है रिश्तेदार। ठीक है, किसन मैन यानी कि रिश्तेदार, और ना ही रिश्तेदार जो है वो अपने रिलेशन यानी कि अपने संबंधियों को बचा सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ कि मृत्यु हो रही है तो कोई ऐसा इंसान किसी को बचा लेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मार्क मीन्स है ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is the led
टू द सेलुगेटर। सेलुगेटर मीन्स क्या होता है? बूचड़ खाना, कसाई खाना होता है ना, उसको कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि ध्यान दो कि जब कभी रिलेटिव्स भी हैं वो आपको देख रहे होंगे और आपके लिए विलाप कर रहे होंगे, मतलब आपके लिए बहुत रो रहे होंगे, बहुत दिल के साथ डीपली रो भी रहे होंगे। वन बाय वन मॉर्टल, जब एक एक करके जो प्राणी है जब वो चलते जाते हैं, कैरिड ऑफ यानी कि चलते जाते हैं, मरते जाते हैं, यानी अगर आपके रिलेटिव्स जो हैं वो रोते रह जाएंगे, दुख करते रह जाएंगे, लेकिन जो प्राणी है, जो नश्वर प्राणी है, वो वन बाय वन चलते जाएंगे। जब जिसका टाइम आएगा वो चला जाएगा इस दुनिया से, चाहे आपके रिलेटिव्स कितना ही रो रहे हो, कितना ही दुख मना रहे हो, कितने ही बड़े दुख में हो, लेकिन ये चीज नॉर्मल है, ये होगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। तो ये चलता रहेगा वन बाय वन। लाइक कैसे? जैसे कि एक बैल जो होती है उसको ले जाया जाता है बूचड़ खाने में, कसाई खाने में काटने के लिए, वन बाय वन, ऐसे ही जो प्राणी है वो भी क्या करेंगे? वो वन बाय वन, एक के बाद एक चलते जाएंगे। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिकेटेड विथ डेथ एंड डिके। तो ये जो संसार है वो किस से ग्रसित है? एफ्लिकेट हमने पहले समझा था, एफ्लिकेट यानी कि एफ्लिकेट मीन्स ग्रसित, यानी कि ये ऐसी चीज से ग्रसित है। कौन सी चीज से? डेथ एंड डिके। डेथ मीन्स होता है मृत्यु, एंड डिके मीन्स की क्षय, यानी किसी चीज का खत्म हो जाना, क्षय। Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बुद्धिमान है उसको दुख नहीं करना चाहिए। नॉट ग्रीव, ग्रीव मीन्स होता है दुख नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है या हमारा जो कोई संबंध चला गया है। तो ये सारी चीजें बुद्धिमान लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें जानना चाहिए कि वर्ल्ड की टर्म क्या है। हमको पता होना, हम जानते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि इस संसार का नियम क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग दुख नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं है कि कोई जाता है तो आप रोएंगे नहीं, बिल्कुल रोएंगे हम, जो संबंध है उसके लिए तो हम रोएंगे ही, लेकिन इतना भी वो नहीं हो जाना चाहिए कि आप बस फिर सारी चीजें भूल के सिर्फ वही कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं दुख एक अलग चीज है, लेकिन अंदर से मानना भी ये एक अलग चीज है कि आपको अंदर से ये पता होना चाहिए कि ये चीज आज किसी और के साथ हुई है, कल मेरे साथ होगी। आज मैं किसी के लिए रो रहा हूँ, कल मेरे लिए कोई रोएगा। तो ये नॉर्मल है, ये होगा, लेकिन हाँ उस चीज को इतना ज्यादा मत अंदर से डीप कर लीजिए कि आप अपने आप को बिल्कुल तोड़ दें, बिल्कुल आप हताश हो जाएं। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल ग्रीफ में इतना आ जाते हैं कि वो फिर आगे कुछ करने जैसे नहीं रखते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उस चीज को आप थोड़ा सा समझिए, अपने आप को टाइम दीजिए, उसके बाद सोचिए कि अब हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज हमको बुद्धा ने बताई है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल समवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। आपके रोने से, आपके दुख करने से कोई भी जो व्यक्ति है आपके, ऐसा नहीं है कि आपको मन को शांति मिल जाएगी, आपके पीस, आपका जो माइंड है उसको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। तो कह रहे हैं कि ना ही रोने से, वीपिंग मीन्स ना ही रोने से और ना ही दुख करने से कोई व्यक्ति जो है उसको मिलता है पीस ऑफ माइंड, मन जो माइंड है उसको शांति मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑन दिस कंट्रेरी, और इसके विपरीत क्या कहा है? इसके विपरीत कहा गया है कि हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। कहा जाता है कि अगर आप रोएंगे तो उससे क्या होगा? आपको दुख होगा और क्या बढ़ेगा? आपकी जो बॉडी है वो भी सफर करेगी। कहते हैं कि इसके विपरीत अगर इस तरह से रोते हैं तो आपकी क्या होगी? आपको दुख होगा, आपकी बॉडी जो है वो सफर करेगी। तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो क्या कर देते हैं? अपने आप को बीमार कर देते हैं और अपने आप को पेल यानी कि बिल्कुल जैसे रंगहीन सा कहते हैं, बिल्कुल पीलापन सा या वीक जिसको कहें, बिल्कुल ऐसा हम अपने आप को कर देते हैं। Yet the dead are not saved by his lamentation। कहते हैं यदि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके रोने से, आपके विलाप करने से आप किसी को सेव कर लोगे, तो ये चीज जो है वो गलत है। आप ऐसा मत सोचो कि हमारे रोने से वो चीज वापस आ जाएगी। हाँ, हमको क्या करना चाहिए? थोड़ा समझना चाहिए। हम मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं रोएंगे, लेकिन बुद्धा का ज्ञान जो था वो बहुत ही चरम सीमा का था। तो उनके लिए किसी संबंध का जाना भी उनको इतना ज़्यादा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि जो चीज़ आई है वो तो जाएगी, तो उसके लिए आपको दुख नहीं करना है, आपको रोना नहीं। लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में ये नहीं कर सकते हैं। हमारा कोई संबंध है तो हम
ऑटोमेटिकली हमें रोना आ ही जाएगा। तो कहा जा रहा है कि भाई ये चीज बुद्धा के अकॉर्डिंग है, वो उपदेश दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके रोने से, आपके दुख मनाने से वो चीज वापस आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। He who seek peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। और कहते हैं कि जो लोग अपने मन की शांति चाहते हैं, ठीक है, he who यानी वो जो चाहते हैं क्या, पीस, पीस यानी कि शांति चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, शुड करना चाहिए, ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैम्पटेशन, अपने अंदर से लैम्पटेशन यानी कि जो विलाप के जो तीर चुभे हुए हैं आपको, जो दुख चुभा हुआ है, उसको आपको ड्रॉ आउट यानी बाहर निकालना है। एंड कंप्लेंट, जो भी आपको शिकायतें हैं, जो भी आपको दुख है, जो भी आपको दुख, शिकायतें या जो भी आपके अंदर विलाप है, दुख है, उन सभी को आपको बाहर निकालना होगा। ही हु हैज ड्रॉ आउट द एरो, और जो लोग इन एरोस को, इन तीर को जब बाहर निकाल देते हैं, एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो वो क्या प्राप्त कर लेते हैं, अपने मन की शांति को प्राप्त कर लेते हैं काम से। हमने समझा था ना, बिकम कंपोज्ड, कंपोज मीन्स कि शांति से वो चीज़ों को, अगर जो लोग इस चीज़ के, इस तीर को निकाल देते हैं, लैम्पटेशन को, कंप्लेन को और ग्रीफ को, इन तीरों को अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो वो क्या प्राप्त करते हैं, पीस ऑफ माइंड, यानी कि उनका मन जो है वो शांत हो जाता है, माइंड जो है शांत हो जाता है। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री एंड सॉरो एंड बी ब्लेस्ड, और वो क्या हो जाते हैं, वो ओवरकम यानी कि बाहर निकल आते हैं अपने दुख से, ऑल जो दुख हैं वो, एंड विल बिकम, और वो क्या प्राप्त करते हैं, फ्री फ्रॉम सैरो, और इससे वो सॉरो यानी कि अपने दुख से फ्री हो जाते हैं, एंड बी ब्लेस्ड, और हमेशा क्या रहते हैं, ब्लेस्ड रहते हैं, यानी कि हमेशा खुश रहते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो अपने दुखों को बाहर निकाल देते हैं, वो लोग खुश रहते हैं, और उनका पीस जो है, जो उनका माइंड है, उसको पीस मिलता है, उनके दिमाग को शांति मिलती है, उनका मन शांत रहता है। तो ये सारे उपदेश बुद्धा जी ने हमें दिए हैं, बताया है कि जब किसी संबंध को आप लॉस्ट कर देते हैं, तो उस चीज़ को आपको दुख मनाना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप उस चीज़ के अंदर ही समा जाएं। हमें कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि ये संसार का नियम है, आज हम जीवित हैं तो कल हमें इस दुनिया से जाना भी है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, What does she ask for and does she get it and why not? आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है कि कब जो है किसा गौतमी जो है हाउस टू हाउस गई थी। तो किसा गौतमी तब गई थी जब उनके जो बेटे थे वो डाई हो गए थे। एंड व्हाट डज शी आस्क फॉर, और उन्होंने क्या पूछा था जब वो गई थी। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने क्या मांगा था। तो उन्होंने मेडिसिन मांगी थी। एंड डज शी गेट इट, क्या उनको वो मेडिसिन मिली थी। तो आप लिखेंगे नो, शी डज नॉट गेट इट। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं मिली, क्योंकि जो उनका बेटा था वो डेड हो चुका था, तो मेडिसिन तो पॉसिबल नहीं था। तो व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस शी आस्क, तो आप यहाँ से जो क्वेश्चन है व्हाट डज शी आस्क फॉर, तो आप लिखेंगे शी आस्क फॉर मेडिसिन, ठीक है, बहुत सिंपल आंसर। नेक्स्ट पूछा है डज शी गेट इट, नो शी डजंट गेट इट। बिकॉज, वाई के लिए पूछा है, वाई नॉट, तो कहेंगे बिकॉज The people say that she has lost her senses and the boy is dead। लोगों ने कहा कि उसने अपना संतुलन जो है वो खो दिया है, उसको सोचने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसका बेटा तो क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, लेकिन बस आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट कहा है किसा गौतमी जो है अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो फिर से गई थी ना। वो फिर से क्यों गई थी, जब गौतम बुद्धा जो है उन्होंने उन्हें कहा था कि क्या लेके आना है, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड जो है वो लेके आने हैं, तब वो फिर से गई थी। तो पूछा है कि किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा, जब उसने बुद्धा से बात की थी। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम अराउंड, जब वो नेक्स्ट टाइम गई थी तब उसने क्या पूछा था। पहली बार में उसने मेडिसिन पूछी थी, इस बार उसने मस्टर्ड सीड पूछे थे। डज शी गेट इट, क्या उसको मिले, एंड वाई नॉट, अगर नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले। किसा गौतमी जो है वो अगेन, अब देखो यहीं से ही क्वेश्चन से आपको आंसर लिखना है, काफी आपको इसी में से मिल जाएगा। किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा सेकेंड टाइम अराउंड शी आस्क, क्या पूछा, फॉर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। कहाँ से, फ्रॉम, ऐसा क्योंकि उसमें ऐड भी किया था ना बुद्धा ने, क्या किया था, फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज एवर डाइड, ठीक है। तो फिर क्या उसे मिले थे, शी डजंट गेट इट, हमको ये पूछा है ना, डज शी गेट इट, शी डजंट गेट इट,
तो आप यहाँ पे नो लिख के फिर भी लिख सकते हो, नो शी डजंट गेट इट बिकॉज देयर इज नॉट एनी हाउस वेयर नो वन हैज एवर डाइड। ठीक है, तो आप इसी में से ही अपना फिर से आंसर ऐड करके लिख सकते हो, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। ऐसा क्या हुआ था कि वो पहली बार सेकेंड टाइम में समझ गई थी जो उसने फर्स्ट टाइम में नहीं समझा था। एंड was this what the Buddha wanted her to understand। तो कहा जाता है कि कैसे और कैसे, मतलब बुद्धा चाहते थे कि वो खुद से अंडरस्टैंड करे। क्या करती है कीसा गौतमी जो है, अंडरस्टैंड करती है दैट इज द फेट ऑफ मैन, कि भाई ये जो मानवीय जीवन है ये क्या है, एक फेट है, एक छलावा है, छल है। दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि ये लाइफ जो है वो चलती है और एक दिन क्या हो जाती है, बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। डेथ इज क्या है, कॉमन टू ऑल, डेथ जो है वो कॉमन है सबके लिए। तो आप बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं जिन्हें आप लिख सकते हो। यस, द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, बुद्धा जो है वो चाहते थे कि वो अंडरस्टैंड करे दिस एंड ऑल्सो दिस दैट द वैली ऑफ द क्या है, डिसोलिटेशंस हैं, एंड देयर इज द पाथ दैट द लीड्स हिम टू इमोरलिटी हु हैज सरेंडर ऑल द सेल्फिनेस। एज इट इज आपके जो आपका लेसन है उसी में से आप एज इट इज इसको आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम। वो ऐसा सेकेंड टाइम ही क्यों समझ पाई, तो वो आप पूरा इंसिडेंट लिख सकते हो कि जब वो थक गई थी तो वे साइड पे बैठी थी और उसने लाइट्स को देखा तो वो फ्लिकर्ड हो रही थी और फिर एक्सटिंग्विश्ड हो रही थी, तो उसी से वो सारी चीज़ें समझी थी। तो यहाँ पर आप वही पूरी बात लिखेंगे, इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और कैसे उन्होंने उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया। तो दे आई थिंक कीसा गौतमी जो है अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम बिकॉज आफ्टर बिकमिंग, जब वो वेरी हो गई थी और होपलेस हो गई थी, फ्रॉम ही सर्च फॉर अ डेथलेस हाउस, जब उन्होंने डेथलेस हाउस उनको जब सर्च करना था उसके लिए थक चुकी थी, नहीं मिला था। शी सेट डाउन एट दी wayside watching the flickered and extinguished light of the city, then this phenomenon, जो this phenomenon होता है घटना, ये जो घटना है leads to her the understand, उनको इस चीज़ को समझने में हेल्प किया, and death is the inevitable and the common, ये जो डेथ है वो कॉमन है सभी के लिए और सभी को आनी है, तो ये चीज़ उन्होंने समझी थी। बुद्धा जो है वो चेंज हर अंडरस्टैंडिंग टू बाय एग्जाम्पलिंग दैट द लाइफ, उन्होंने लाइफ के कुछ एग्जाम्पल दिए थे। कौन कौन से दिए थे, जैसे आप बता सकते हो कि ये इंसान जो है ये पूरे कंबाइन है विथ ग्रीफ, सबके पास दुख होते हैं, ट्रबल्स होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, तो ये सब चीज़ों का क्या है, एक मिक्सचर है। एंड देयर इजंट एनी मीन बाय द विच यू अवॉइड बाय डाइंग, और आप नहीं, इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते कि आप डाइंग नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं, ये सभी के साथ होता है। जैसे कि आप एक राइप फ्रूट वाला जो एग्जाम्पल है वो दे सकते हो, दूसरा जो आपका अर्थनल जो वेसल्स हैं आप उनका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू एग्री विद कीसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। यस, हम मानते हैं कि वो दुख में थी, तभी तो वो नहीं समझ पाई कि उनका बेटा डेड हो चुका है, फिर भी वो मेडिसिन मांग रही थी, तो यस वो सेल्फिश थी ही। और कैसे आपने डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द सेल्फिशनेस, आप कैसे बता सकते हो कि सेल्फिशनेस क्या है। By the idea of selfishness is I usually understand that a man think about himself, कि जब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे को कंसिडर नहीं करते हैं, दूसरे की थिंक को कंसिडर नहीं करते, उसे हम सेल्फिश कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना अपनी लाइफ में कि तुम कितने सेल्फिश हो। सेल्फिश किस मीन में कहते हो, यानी जब सामने वाला सिर्फ अपनी सोचता है, दूसरे वाले की थिंकिंग को कंसिडर नहीं करता, ना ही उसकी सिचुएशन को कंसिडर करता है, ना ही उसके थॉट्स को कंसिडर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फिश कहते हैं। तो ओनली विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर अदर इंटरेस्ट एंड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो वर्ल्ड, और ये चीज़ जो है ये रियलिटी है। आज के टाइम पे भी हम काफ़ी लोगों को सेल्फिश कहते हैं, क्योंकि ये हम रियल में भी देखते हैं, लोग जो हैं वो सेल्फिश होते हैं। तो सेल्फिशनेस से हम समझ सकते हैं कि वो पर्सन जो खुद के बारे में सोचे और क्या करे, अवॉइड करे अदर्स थिंकिंग, अदर्स इंटरेस्ट, उन चीज़ों को वो कंसिडर ना करे। ठीक है, यस आई एग्री विद कीसा गौतमी कि कीसा गौतमी जो थी वो सेल्फिश थी, किसमें, अपने ग्रीफ में, अपने दुख में। फॉर हिज सन लाइफ शी फॉरगेट दैट द रियलिटी ऑफ दिस मॉर्टल वर्ल्ड वेयर ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, कि वो इस चीज़ को भूल चुकी थी कि डेथ जो है ये नियम है, संसार का नियम है और हर किसी को जाना है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो क्या थी, वो अपने दुख में जो थी वो सेल्फिश हो गई थी। ठीक है, यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, आज का चैप्टर यहीं खत्म। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, चैप्टर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एने फ्रैंक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है
देन हमारा फर्स्ट फ्लाइट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, फिर हम स्टार्ट करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट्स। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।